नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे जियो वोल्केनो चैनल पर और मैं हूं लोकेश प्रजापति। साथियों, हम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कक्षा 6 से कक्षा 10 तक का राजस्थान अध्ययन का पाठ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्लास 6 का जो बुक है हमारा राजस्थान पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया है। इसमें हमने जो पहला चैप्टर था राजस्थान एक परिचय वो हम कर चुके हैं, जिसका वीडियो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिन्होंने नहीं देखा है। आज हमारा क्लास 6 हमारा राजस्थान पार्ट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हेडिंग है राजस्थान का इतिहास। साथियों, हम जानते हैं कि वर्तमान जो राजस्थान है वो 1956 में बनकर तैयार हुआ। राजस्थान के जो विभिन्न चरणों में एकीकरण हुआ 1948 से 1956 तक एकीकरण के फलस्वरूप जो वर्तमान राजस्थान है वो बनकर तैयार हुआ। लेकिन प्राचीन काल में राजस्थान ऐसा नहीं था, न ही इसका नाम राजस्थान था। ये तो विभिन्न अंचलों या जनपदों में बटा हुआ था, जिनके अलग अलग राजा थे। तो किन किन नामों से ये प्रसिद्ध है राजस्थान, तो किन किन जनपद या तो कौन कौन से जनपद और अंचल राजस्थान में मिलते थे, क्या क्या इनके नाम थे, वो हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शूरसेन, मत्स्य, ढूंढाड़, वागड़ आदि। तो हम इनका सीरीज बाय अध्ययन करेंगे कि हमारे चैप्टर में कौन कौन से जनपद या अंचल दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मरु की। फर्स्ट है मरु। मरु जनपद है वो ये वाला जनपद है। मरु मतलब रेगिस्तान, यानी कि जहाँ रेगिस्तानी इलाका होगा, मरुस्थल जहाँ मिलेगा, उस जनपद का नाम मरु जनपद है। तो मरु जनपद में कौन कौन से ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता और महाभारत में इस मरु जनपद का वर्णन मिलता है। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। आर्य जो लोग थे उनका प्रारंभिक स्टार्टिंग में वो यहीं पर रहते थे। तो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु। फिर हम बात करें कौन कौन से जिले इसमें आते थे, तो बीकानेर जो यहाँ पर है, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ कुछ भाग, सारा नहीं, तो बीकानेर है ना, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर ये वाला और बाड़मेर का कुछ भाग इसमें आता था, मरुकांतर में आता था या मरु में आता था। ठीक है, पूरा पूरा नहीं, कुछ कुछ भाग इनका आता था। दूसरा है जांगल, है ना। तो ये समझ आ गया होगा कि इसका वर्णन किसमें मिलता था। इसकी प्रारंभिक मतलब लाइन टू लाइन परीक्षा में आ सकती है कि कौन सा जनपद आर्यों का प्रारंभिक जनपद था, तो कौन सा हो गया? मरु। कौन कौन से जिले मरु जनपद है, मरुकांतर जनपद है, उसमें आते हैं, तो उनके कुछ कुछ भाग बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब आते हैं अपन जांगल। जांगल की बात करें तो बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग। बीकानेर, नागौर, यानी कि ये हो गया बीकानेर, ये वहां पर होगा नागौर और यहाँ पर होगा अपना जोधपुर। तो ये जो भाग है ये कहलाता था जांगल कहलाता। और राजधानी क्या थी इसकी? अई छत्रपुर। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अई छत्रपुर। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? नागौर में स्थित है। तो जांगल प्रदेश की राजधानी या जांगल जनपद की राजधानी अई छत्रपुर थी। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार जो हमारे कृष्ण जी थे और बलराम जी जो यादव वंश के थे, वो जब द्वारिका यानी कि जब गुजरात जा रहे थे तो वे इसी प्रदेश यानी कि जांगल प्रदेश से होकर ही गुजरे थे। तो पौराणिक ग्रंथ के अनुसार यादव वंश के बलराम और कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। ये भी हो गया। बिल्कुल अपने को जो टॉपिक है ना लाइन से हम इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, जैसा हमको दे रखा है हम वो याद कर रहे हैं। जो क्लास 6 में दे रखा है वही याद करेंगे, जो क्लास 7 में दे रखा है वहां पर वही याद करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं तीसरा मत्स्य। मत्स्य आपने कई बसों में देखा होगा, मत्स्य डिपो। जनरली मत्स्य डिपो अगर कोई बस है तो वो कहाँ से? अलवर से संबंधित रखती है। तो ये है जो मत्स्य जनपद या अंचल है
इसमें इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और महाभारत काल में जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर या बैराट, जो कि वर्तमान में जयपुर जो जिले है उसके अंदर वो आता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि महाभारत काल में मत्स्य प्रदेश की या मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर या बैराट। और ये क्षेत्र अलवर, ये अलवर है और यहाँ पर जयपुर है। अलवर और जयपुर के बीचों बीच स्थित था। और चीनी यात्री युआनचांग ने इस मत्स्य जनपद का वर्णन किया है। तो चीनी यात्री युआनचांग ने किस जनपद का वर्णन अपने किताब में किया है? तो चीनी यात्री युआनचांग ने वर्णन किया है किसका? मत्स्य जनपद का, जिसकी राजधानी विराटनगर बैराट थी। ये तीसरा हमारा जनपद हो गया। फिर हम बात करते हैं चौथे जनपद की, शूरसेन। इसको शूरसेन जनपद या सौरसेन जनपद या अंचल भी कहते हैं। इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली का अधिकतर भाग आता है। साथियों ये याद रखना, शूरसेन में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? शूरसेन था वो राजस्थान तक ही सम्मिलित नहीं था, राजस्थान के साथ साथ यूपी जो टच है, यूपी में मथुरा है, तो ये जो क्षेत्र था वो भी शूरसेन में आता। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सिर्फ राजस्थान पढ़ रहे हैं। इसे राजस्थान में कौन सा भाग आता था? तो राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये तीनों ही जिलों का अधिकतर भाग शूरसेन या सौरसेन में आता था। और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। ये भी याद कर लें। और मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो शूरसेन या सौरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय का वर्णन किया है। जब सिकंदर हमारे पर आक्रमण करा था, सभी जगह आक्रमण चल रहे थे, तब यूनानी लेखकों ने इस क्षेत्र शूरसेन का वर्णन किया है। और बयाना जो भरतपुर है वहां पर प्रशस्ति मिली है, वहां भी इस शूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। मतलब शूरसेन राजवंश के लोग राजा थे, उन्होंने उनका वर्णन, उनका वो कौन कौन से राजा बने, ये सारा वर्णन हमको कहाँ मिलेगा? बयाना प्रशस्ति में मिलेगा। यानी कि शूरसेन राजवंश का वर्णन है, यानी कि शूरसेन था, ये दिखाता है। तो उसके बाद जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था तो पंजाब और टिक क्षेत्र की कुछ जातियां खुद की आजादी को बचाने के लिए उस क्षेत्र को छोड़कर इस शूरसेन क्षेत्र में आकर या जनपद में आकर बस गई थी। वो जो जातियां थी वो थी मालव, शिवी, अर्जुनयन आदि। और भी जातियां थी, प्रमुख जातियों में मालव, शिवी और अर्जुनयन। तो साथियों इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग थे वो अपनी आजादी को बचाने के लिए वहां से क्षेत्र को छोड़कर, पंजाब और टिक क्षेत्र को छोड़कर यहाँ पर आकर बस गए थे। और ये वो जातियां मालव, शिवी और अर्जुनयन आदि थी। तो साथियों ये जो हमने जांगल, मरुकांतक, मत्स्य और शूरसेन, ये जो हमने जनपद पढ़े, ये मौर्यकालीन राजस्थान के जनपद हैं। जब मौर्य जो राजवंश थे उनका राज था, उस टाइम राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे तो वो हमने अब तक पढ़े। तो ये जनपद कौन कौन से थे? पहला है मरु, दूसरा है जांगल, तीसरा है मत्स्य और चौथा है शूरसेन। तो ये 4 जनपद हमने अभी तक पढ़े। अब हम आगे पढ़ेंगे। इनको स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों हमने पढ़े मौर्यकालीन राजस्थान के जनपद। अब हम बात करते हैं मौर्योत्तरकालीन राजस्थान के जनपद। मतलब मौर्य काल खत्म हुआ उसके बाद राजस्थान के कौन कौन से जनपद आए? तो मौर्योत्तरकालीन राजस्थान के जनपद या अंचल। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवी की। हमने 4 पढ़ चुके हैं, तो 5 नंबर है शिवी। शिवी है वो आधुनिक जो वर्तमान में उदयपुर है, और उदयपुर के संभागीय उदयपुर प्रदेश है, इसके अंदर उदयपुर, चित्तौड़ है ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, ये सारे आते हैं। तो आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश, मतलब ये उदयपुर है, उदयपुर का पूर्व, उत्तर और पश्चिम, ये जो संभागीय वाला इलाका है शिवी। तो आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जनजाति ने आधिपत्य कर लिया था। मैं आपको पहले बताया था कि पंजाब टिक प्रदेश के लोग हैं वो वहां से
अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए विभिन्न प्रदेशों में आ गए थे। कुछ तो शूरसेन में आ गए थे और कुछ यहाँ आ गए थे। वहां पर मालव, शूरसेन, शिवी, है ना, और अपने जनजातियां आई थी। तो कौन सी आई थी? शिवी अपने घर में, मालव आई थी और अपने शिवी आए थे, है ना, और जुनायन आए थे। तो ये जनजातियां, तो कुछ जनजाति यहाँ आई, इन्होंने क्या किया, ये आए, इन्होंने अपना यहाँ पर स्थापित कर दिया। इसीलिए इस जाति के नाम पर ही इस जनपद का नाम शिवी जनपद पड़ा है। राजधानी थी मंझमिका या माध्यमिका, है ना, दोनों में से मंझमिका या माध्यमिका, दोनों में से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। दोनों ही नाम है, दोनों ही नाम याद करने हैं। अब राजधानी ये माध्यमिका थी। इसके जो अवशेष हैं वो नगरी गांव में मिले हैं जो कि चित्तौड़गढ़ के पास है। वहां पर मध्यमिका के राजधानी होने के अवशेष मिले हैं। अब बात करते हैं अपन इसकी, इस शिवी जो जनपद है इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको मेदपाट, जिसको अपन मेवाड़ भी कहते हैं, तथा प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस शिवी जनपद या इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रागवाट और मेदपाट। राजधानी क्या है? माध्यमिका, और यहाँ पर शिवी जनजाति, जो यहाँ पर शिवी जाति के आधिपत्य के कारण इस जनपद का नाम शिवी पड़ा। अब आप कहते हैं अपन छठी जो जनजाति है वो है अर्जुनाइन। नेक्स्ट जो अर्जुनाइन है, अर्जुनाइन जनजाति है वो अलवर और भरतपुर प्रांत के जो मध्य भाग है वहां पर स्थित है। और अर्जुनाइन जाति में मालवों, मालवों मतलब यहाँ मालव है और यहाँ पर अर्जुनाइन है। तो मालवों के साथ मिलकर कई जो विदेशी जो क्षत्रप थे, जो आक्रमणकारी थे, जो आए थे, उनको परास्त किया है युद्ध में काफी। तो भरतपुर और अलवर प्रांत के जो अर्जुनाइन थे वो काफी पराक्रमी थे, शौर्यवीर थे, और उन्होंने विदेशियों को मालवों के साथ मिलकर विदेशी आक्रांता थे, क्षत्रप थे, उनको परास्त किया है। तो ये अपने हो गए अर्जुनाइन जनपद। अर्जुनाइन जनपद का हम अगर राजस्थान नक्शे में देखेंगे तो यही क्षेत्र है, ये अलवर का है, जयपुर का, तो अलवर और जयपुर के क्षेत्र के हैं। ये अर्जुनाइन हो गया। तो हमने पढ़ लिया दूसरा, पहला हमने पढ़ा शिवी, तो आप शिवी देख सकते हैं, उसके बाद हमने पढ़ लिया अर्जुनाइन। अब बात करते हैं अपन मालव। ये जो मालव क्षेत्र है ये जयपुर के ही पास का है। वर्तमान में ये जो मालव क्षेत्र है ये टोंक में स्थित है। तो शक्ति का जो केंद्र था मालव का, ये मालव थे, शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था, क्योंकि वर्तमान में टोंक जिले में है। मतलब मेन जो राजा रहता था, कहाँ रहता था? टोंक जिले में। पहले जयपुर के निकट था, पहले टोंक जिला था ही, है ना। तो शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। और जो मालव थे उन्होंने बाद में अपना जो क्षेत्र है वो टोंक से लेकर अजमेर, अजमेर से लेकर मेवाड़, यानी कहाँ है वहां से टोंक ले आए, अजमेर ले गए, यहाँ तक यहाँ मेवाड़ तक उन्होंने अपने क्षेत्र को फैलाया। उसके बाद यहाँ पर अपन ऊपर आता है मालव में टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र भी मालव में आ रहा है। मतलब मालवा का जो क्षेत्र था वो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ तक भी फैला हुआ था, यानी कि वो झालावाड़ और प्रतापगढ़ तक उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वो इतने शूरवीर और पराक्रमी थे। मालवों की दिग्विजय, मतलब ये जो वर्णन है कि मालवों ने किस तरीके से यहाँ से चलते हुए मेवाड़ तक पहुंचे, वो है ना, झालावाड़ मेवाड़ तक पहुंचे, तो इतना जो उनका जो दिग्विजय का वर्णन है वो कौन से विलेज में मिलता है? यू कबीले में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कौन से विलेज में मिलता है? मालवों के दिग्विजय का वर्णन यू कबीले में मिलता है। और ये कहाँ पर स्थित है यू कबीले का? भी ये नानसा भीलवाड़ा में स्थित है। अभी वहां पर ये यू कबीले है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो। तो कहाँ, क्या नाम है? यू कबीले, और कहां पर है? नानसा भीलवाड़ा। तो ये हो गया अपना 6 नंबर का अर्जुनाइन, और ये अपने पढ़े 7 नंबर का मालव। अब बात करते हैं अपन मोरेकालैंड राजस्थान के जनपद का। जो एक और जनपद था इसका नाम है योधेय। क्या नाम है? योधेय। और ये बिल्कुल टॉप पर आता दिख रहा होगा, सबसे उत्तरी भाग में स्थित है राजस्थान के। उत्तरी भाग शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। ठीक है, ये कौन सा जनपद शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था? गणतंत्र अपन जानते हैं, जैसे भारत अपना गणतंत्र देश है, इसी प्रकार से ये भी एक गणतंत्रीय कबीला था। और इन्होंने कुषाण जो शक्तियां थी, कुषाण जो आक्रमणकारी थे, उनको भी इन्होंने ही समाप्त किया था। पूर्ण आक्रमणों में
इस जो योद्धे जनपद है इसकी जो गणतंत्र व्यवस्था को खत्म कर दिया, यानी कि इनको परास्त कर दिया, उनको खत्म कर दिया। पहले तो इन्होंने अपना जो था व्यवस्थित किया। पहले ये बहुत शक्तिशाली भी थे, इन्होंने कुषाण जैसी जो शक्तियां थी उनको भी नष्ट किया, लेकिन जब हुन आक्रमणकारियों के आगे ये जीत नहीं पाए और इनका क्या हो गया, पतन हो गया। तो हुन आक्रमणकारियों ने गणतंत्र जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और इनके पतन की जो गाथा है, यानी उनके पतन का जो वर्णन है वो बृहद संहिता ग्रंथ है उसमें मिलता है। तो योद्धे जो जनपद के पतन का जो वर्णन है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है, बृहद संहिता ग्रंथ में मिलता है। तो ये हो गया हमारे योद्धे। तो हमने क्या पढ़ा, शिवी है वो उदयपुर के पास स्थित है, उदयपुर में, और यहाँ पर शिवी जाती रहती थी, राजधानी माध्यमिका थी, और इसकी अवशेष राजधानी होने के अवशेष माध्यमिका जो राजधानी है उसके अवशेष हमको चित्तौड़ के पास नगरी गांव में मिलते हैं, और इसे प्रागवाट या मेरपाट या मेवाड़ भी कहते थे। फिर हम आते हैं अर्जुनयन पर। ये भरतपुर और अलवर के बीच का प्रांत है और इसमें इन्होंने कई सारे विदेशी आक्रमणकारियों को हराया भी है ना। तो ये है अर्जुनयन। फिर हम बात करते हैं मालव है जो है उनका मुख्य क्षेत्र जयपुर के पास था, जो वर्तमान में टोंक के पास है। इन्होंने अपने क्षेत्र को मेवाड़ तक, प्रतापगढ़, टोंक, झालावाड़ तक फैलाकर रखा था और इनकी दिग्विजय का वर्णन यूप अभिलेख नालसा भीलवाड़ा में मिलता है। फिर अब आते हैं योद्धे पे। ये भी बहुत शक्तिशाली गणतंत्र कबीला था और इन्होंने हुण जैसे आक्रमणकारियों तक को भी बड़ा चैलेंज किया था और उन्होंने कुषाण शक्तियों को बिल्कुल नष्ट कर दिया था, लेकिन बाद में हुण आक्रमणकारियों ने इस गणतंत्र जनपद को खत्म कर दिया, यानी इनका पतन कर दिया। इसका वर्णन हमें बृहद संहिता नामक किताब में मिलता गया है, जिसका वर्णन हमें बृहद संहिता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिनको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है वो एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे चलते हैं। साथियों, हमने अभी तक पढ़ा मौर्यकालीन राजस्थान के जनपद, जिसमें हमने पढ़ा मरु, जांगल, मरु, और यहाँ पर थे मत्स्य और शूरसेन। उसके बाद हमने पढ़ा मौर्योत्तरकालीन जो है राजस्थान के जनपद, जिसमें हमने पढ़ा शिवी, अर्जुनयन, योद्धे और मालव। तो हमने अब तक 8 जनपद पढ़ लिए हैं। अब हम राजस्थान के विभिन्न और जनपद या अंचलों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। नवा जो है वो है मेवाड़। आपने सुना होगा, शायद मैंने वहां बताया भी था कि जो शिवी जनपद है उसी को ही मेरपाट या प्रागवाट या मेवाड़ भी कहते हैं। तो प्राचीन कालीन शिवी जनपद को ही बाद में क्या कहा गया, मेवाड़ कहा गया। इसमें आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र आते हैं। 7वीं शताब्दी से लेकर जब तक राजस्थान का निर्माण हुआ, आधुनिक राजस्थान 1956 तक, इस पर जो राजवंश का शासन रहा वो राजवंश था गुहिल सिसोदिया वंश का ही क्या रहा, शासन रहा। तो यहाँ पर गुहिल और सिसोदिया वंश ने ही राज किया था। फिर इस मेवाड़ क्षेत्र की राजधानी है वो कई बार बदलती रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेवाड़ जो क्षेत्र है उस पर काफी सारे आक्रमण हुए हैं और इन्होंने हमेशा शूरवीरता से लड़ाई की है और इन्होंने हमेशा शूरवीरता से लड़ाई की है और यहाँ पर कई सारे जोहर भी हुए हैं। तो इस वजह से इस क्षेत्र में जब आक्रमणकारी आए हैं तो इन्होंने अपनी राजधानी को अपनी सुविधा के अनुसार बदला है। तो यहाँ पर नालंदा, आहार, कल्याणपुरा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर समय पर क्षेत्र की आपातकालीन या नॉर्मल स्थिति में राजधानी या आपातकालीन राजधानियां रही हैं। अब आते हैं हम 10वां वागड़। वागड़ 2 क्षेत्रों को कहा जाता है, एक तो इस क्षेत्र पर और एक दक्षिण में, उत्तर में और एक दक्षिण में। उत्तर में जो झुंझुनू है उसके पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर, ये हनुमानगढ़ क्षेत्र है, नौहर है, भादरा है। तो पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर और कौन सा, कन्नड़ा क्षेत्र, ये क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वागड़। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वागड़ कहा जाता है। लेकिन जो हम मुख्यतः वागड़ पढ़ते हैं वो दक्षिण राजस्थान में जो
डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वागड़, या इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वागड़ या वागड़ कहते हैं। मतलब इस क्षेत्र को भी वागड़ कह रहे हैं, इस क्षेत्र को भी वागड़ कह रहे हैं, लेकिन मुख्यतः जो हम अगर बात करें कोई वागड़ क्षेत्र की बात आती है तो हमें दक्षिण राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र ही याद आता है। और इस क्षेत्र की जो मुख्य भाषा वह कौन सी है, वागड़ी। यहाँ पर वागड़ी बोली जाती है, मेवाड़ में मेवाड़ी बोली जाती है और वागड़ में वागड़ी बोली जाती है। तो ये जो क्षेत्र वाला है वागड़, ये वाला क्षेत्र वागड़ है, हमने और मेवाड़ में बता दिया। तो ये हो गया अपना मेवाड़, ये हो गया अपना वागड़। अब आते हैं अपन मारवाड़ पे। मारवाड़ ये क्षेत्र है, ठीक है। तो मारवाड़ प्राचीन जो मरु प्रदेश हमने पढ़ा था, यहाँ पर जो मरु प्रदेश, जो मौर्यकालीन जो मरु प्रदेश था, उसी को ही बाद में क्या कहा गया, मारवाड़ कहा गया। यहाँ पर जनरली जो यहाँ पर राजवंश जिसका राज रहा है, जिस राजवंश का राज रहा है वो राठौड़ है। लेकिन इस मारवाड़ का जो क्षेत्र है जिसका नाम है मंडोर, जो कि वर्तमान में जोधपुर में आता है, इस क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जनरली यहाँ पर राठौड़ वंश का राज रहा है, लेकिन इस मारवाड़ क्षेत्र के जो मंडोर क्षेत्र है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों ने अपना जो है 7वीं शताब्दी में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। लेकिन बाद में राठौड़ों ने, जो राठौड़ राजवंश थे, इन्होंने अपना इस क्षेत्र को जीत लिया और उन्होंने अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो ये है अपना मारवाड़। तो हमने पढ़ा मेवाड़, इसमें कौन सा आएंगे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, राजसमंद, ये क्षेत्र आएंगे। इसका प्राचीन नाम शिवी है और इसमें जनरली जो है गुहिल और सिसोदिया राजवंशों का राज रहा है। यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है और ये राजधानियां हैं जो समय समय पर वो बदलती रही हैं। वागड़ 2 क्षेत्र हैं, एक तो पिलानी के पास जहाँ पे नाहड़, भादरा है ना, करना, ये जो क्षेत्र हैं, और इधर से दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जनरली जो हम बात करते हैं वागड़ की, वो इसी क्षेत्र को करते हैं। यहाँ पर वागड़ी बोली जाती है और इसे वागड़ या वागड़ भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा मारवाड़। मारवाड़ जो प्राचीन मरु प्रदेश था, उसको ही बाद में मारवाड़ कहा गया। यहाँ पर जनरली राठौड़ राजवंश का जो है राज रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के, मारवाड़ क्षेत्र के जो मंडौर क्षेत्र है जो जोधपुर में है, उस क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का राज रहा है। लेकिन बाद में राठौड़ वंश ने इस पर भी आधिपत्य अपना कर लिया था। तो ये है अपना 11वां जन्म। अब हम पढ़ेंगे हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर, और इसमें आधुनिक कोटा और बूंदी क्षेत्र आते हैं। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर जो मीणा जनजाति है उनका क्या रहा है, शासन रहा था। और वहाँ मीणा जनजाति के ही एक राजा थे बूंदा, और बूंदा के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है, बूंदी पड़ा है। बाद में इस हाड़ौती क्षेत्र पर जो चौहान वंश की जो हाड़ा शाखा है ना, अपन हाड़ा राजा पढ़ते हैं, तो चौहान वंश जो राजपूत थे उनकी जो हाड़ा शाखा ने इन जो मीणा जनजाति को इनको हरा कर उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। हाड़ौती जो है क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो हाड़ौती क्षेत्र आधुनिक कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर मीणा जनजाति का अधिकार रहा है और मीणा जनजाति के राजवंश में से एक राजा बूंदा के नाम पर ही बूंदी नाम पड़ा है। बाद में चौहान वंश की जो हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर मीणा जनजाति को अधिकार हराकर अपना अधिकार कर लिया। फिर आते हैं अपन डूनान पे। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र डूनान कहलाता है ना। और 12वीं शताब्दी पर पहले इस पर वही मीणा जनजाति जो लोकल थे, मीणा जनजाति और जो बड़ गुजर जो जाति थी उनका अधिकार था। लेकिन 12वीं शताब्दी में जो कच्छवा राजपूत वंश है, इन्होंने मीणा जनजाति और बड़ गुजरों को हराकर अपने राजवंश की ही नींव रखी। तो जो अपने सवाई मानसिंह जी हैं, जय सिंह जी हैं, वो सब कच्छवा राजपूत वंश के ही हैं। इस क्षेत्र में डूनानी भाषा तो 12वीं शताब्दी में कच्छवा राजपूत वंश ने अपना शासन स्थापित किया। इस क्षेत्र में जो बोलने वाली भाषा है वो डूनानी है। हाड़ौती में क्षेत्र में जो बोलने वाली भाषा है वो हाड़ौती है ना। वागड़ में वागड़ी है, मेवाड़ में मेवाड़ी है, डूनान में डूनानी है,
और हाड़ौती में हाड़ौती है। फिर हम आते हैं 14 मेवात। मेवात अलवर और भरतपुर का वह क्षेत्र है जहां पर मेव जो जाति है वो सबसे ज्यादा रहती है, मतलब सबसे ज्यादा जाति जहां पर रहती है उस क्षेत्र को हम कहते हैं मेवात, है ना। तो मेव जाति की अधिकता वाला भरतपुर और अलवर का क्षेत्र मेवात कहलाता है। देख सकते हो मेवात, है ना, हमने हाड़ौती देख ही लिया और ढूंढना हमारा ये है। जो मेवात है वो ये क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर का वह क्षेत्र जहां पर मेव जाति सबसे ज्यादा रहती है। और इनके जो प्रसिद्ध गायक थे हसन खां मेवाती, नाम काफी बार सुना ही है। ये जब बाबर और राणा के बीच में खानवा का युद्ध हो रहा था तो ये जब बाबर और राणा संघ के बीच में युद्ध हो रहा था, खानवा का युद्ध, तो ये राणा संघ की तरफ से लड़े थे और लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो मेवात के प्रसिद्ध गायक हसन खां मेवाती खानवा के युद्ध में राणा संघ की ओर से लड़ते हुए बाबर के विरुद्ध मारे गए। तो ये है मेवात। उसके बाद कुछ और भी जनपद हैं जिनका हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जोधपुर का दक्षिण भाग, जोधपुर का दक्षिण भाग क्या कहलाता था? गुर्जर रत्ता, है ना। तो जोधपुर का दक्षिण भाग गुर्जर रत्ता कहलाता था। प्रतापगढ़, जो सिंपल प्रतापगढ़ की बात करें, वैसे तो प्रतापगढ़ मेवाड़ क्षेत्र है, लेकिन सिंपल प्रतापगढ़ के क्षेत्र की बात करें तो कांठल कहलाता था। झालावाड़ का क्षेत्र किसमें आता था? मालवा कहलाता था। चूरू, झुंझुनू और सीकर, यानी कि ये वाला क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू और जो सीकर वाला क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाता था और अभी भी कहलाता है। शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू और सीकर आते हैं। और ब्यावर और अजमेर जो है इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मेरवाड़। मारवाड़ अलग है और मेरवाड़ा अलग है। तो ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र है वो मेरवाड़ा कहलाता था। और जैसलमेर क्षेत्र को हम क्या कहते थे? माड़ या जैसलमेर क्षेत्र को माड़ या वल कहते थे। तो हमने पढ़ा हाड़ौती जो कि यहाँ पर कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र है। हमने पढ़ा ढूंढान जो कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। हमने पढ़ा मेवात जो कि अलवर और भरतपुर के मेव जाति वाला क्षेत्र है। उसके बाद हमने पढ़ा जोधपुर का जो दक्षिण भाग है वो गुजरात का कहलाता है। जैसलमेर है वो माड़ या वल कहलाता है। प्रतापगढ़ है वो कांठल कहलाता है। चूरू, झुंझुनू और सीकर को हम शेखावाटी कहते हैं। और ब्यावर अजमेर वाला क्षेत्र है वो मेरवाड़ा कहलाता है। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा पार्ट है यानी जो सेकंड चैप्टर है राजस्थान का इतिहास वो खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि ये आपको लाभ हो जा रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पहले बता चुका हूँ, इससे फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसका भी हमने वीडियो का लिंक दे दिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।